हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और ऑप्शन एलिमिनेशन को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन 1 है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, चौथा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जो पेपर है ये 2021 का पेपर 1 है। तो इसमें जो कई सारे कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो है 2023 वाले पेपर से मैच किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सीडीपी में और सीटेट पे जो है कि सारा क्वेश्चन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इसको मैंने डिस्कस भी किया है किसी वीडियो में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। देखिए जब कोई कहता है कि लड़के नहीं रोते हैं और लड़कियां बस रोती हैं, तो ये हमारा जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसको दर्शाता है। लड़के भी रो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके पिता ने ये कहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के नहीं रोते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नहीं, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए अगर कोई अच्छा प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग कंपटीशन बच्चों के बीच में फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अलग तरीके से उनका जो क्लास है उसको मेंटेन करेंगे। तीसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाएंगे। तो ये सही बात है, जहाँ पर भी मौके अवसर वाला बात आती है, ऐसे शब्द आते हैं, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका तीसरा जो है सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। हम किसी बच्चे को जो है उनके नंबर के आधार पर उनको लेबल्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। उससे बच्चों में बच्चे हतोत्साहित होते हैं अपना नंबर देख करके, और जो भी हम लोग उन्हें लेबल दे देते हैं पास या फेल, पहला या दूसरा, उससे बच्चों के मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो चौथा भी गलत है, तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, इसका पहला है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी। नहीं, अगर हमारे टीचर जो है जब क्लास में कोई बच्चा कोई काम करता है तो हमारे टीचर कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं या कुछ हमारा हेल्प करते हैं, कुछ ऐसी बातें बीच बीच में बताते रहते हैं जिससे कि हम जब कोई काम करते हैं तो आज थोड़ा शोर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जब भी कोई टीचर हमारा हेल्प करते हैं, कोई कोई शब्द बोलते हैं, इशारे करते हैं, तो हमारे लिए एक हेल्प का काम करता है, हमारे काम को अच्छे से वो करने में सहायता करता है। तो ये पहला अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है गलत है। दूसरा अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो ये सही बात है। ये लर्निंग में जो है स्कैफोल्डिंग का काम करती है। इसका जो है ये थियरी दिया था एक मनोवैज्ञानिक ने, तो ये दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो कौन सा कथन सही पूछा है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। चौथा, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो इसका जो पहला आंसर सही हो जाएगा, जो विद्यालय है वो समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। इसका जो है ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि
तो ये जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो देखिए जहाँ पे केवल आ जाएगा तो उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि वो सही नहीं होता है। तो जिस जिस ऑप्शन में केवल आ जाएगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी एक फील्ड में, किसी एक परिप्रेक्ष्य में कोई बच्चा अच्छा करता है तो हर फील्ड में वो अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। तीसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो ये सही है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। चौथा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए जो हमारा इंटेलिजेंस है उसमें सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबकी अलग अलग क्षमता है, सबका अलग अलग योग्यता है, एबिलिटी है। तो सबका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अलग अलग है और विभिन्नताएं होती हैं। किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो लोग बहुत तेज होते हैं, किसी को गाना, किसी को डांस करना। तो सबका अलग अलग योग्यता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बल्कि हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इंटेलिजेंस में। तो ये जो तीसरा हुआ है ये सही हो जाएगा इसका, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने इसके ये चारों स्टेजेस दिए थे, प्रथा, पूर्व प्रथागत, उत्तर प्रथागत। नहीं, ये अमूर्त संक्रियात्मक उसमें नहीं था, उसमें कुछ और था, तो ये नहीं है। बाकी इन तीनों में से कौन सा है? देखिए उन्होंने एक हिंच की कहानी भी सुनाई थी और उसके हिसाब से समझाया था कि कौन सी चीज़ें सही है, गलत है, जो हमारा नैतिक विकास है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब कभी डिसीजन लेना पड़ जाए। तो जल्दबाजी में लोग कैसे डिसीजन लेते हैं और बच्चे कैसे लेंगे, क्या बच्चों की समझ को इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट होता है नैतिक विकास के लिए। तो ये जो काम है कि बच्चे जब कोई और इन्हें स्वीकृति देते हैं, नहीं, समाज के लोग जब कोई स्वीकृति देते हैं किसी काम को करने के लिए, तब अगर कोई बच्चा करता है ताकि हमें निंदा का सामना ना करना पड़े, कोई क्रिटिसाइज ना करे, तो उसे बोलते हैं प्रथागत, यानी कन्वेंशनल है ये कि कोई और स्वीकृति दे रहा है इसलिए कोई बच्चा ये इस काम को कर रहा है। तो ये नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो है थियरी दिया था, सोशियो कल्चर थियरी। तो सामाजिक सांस्कृतिक थियरी इसको हम लोग बोलते हैं, सिद्धांत। तो इन्होंने बताया था कि जो बच्चे हैं वो अपने समाज से और अपने संस्कृति से सीखते हैं, वहाँ भी जो भी चीज़ें उनके समाज और संस्कृति में पाई जाती हैं उससे उनका विकास होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक उपकरण है, तो ये सही हो जाएगा। और लेव वाइगोत्स्की की थियरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ये जो है सांस्कृतिक उपकरणों पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है सारे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्कीमा। जो भी संरचना हम अपने दिमाग में बनाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं अपने दिमाग में, और किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में हम अपने दिमाग में एक संगठित रूप में संरचना को बनाते हैं, तो उस वर्ड को, उसने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या नाम दिया है, तो उसको स्कीमा बोला गया है। इसको जीन पियाजे ने दिया है, स्कीमा नामक ये टॉपिक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक संरचना को हम लोग स्कीमा या मनोबंध कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी घटना को, किसी चीज़ को या किसी की तस्वीर है, तो हम अपने दिमाग में उस कहानी को, तस्वीर को या घटना को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से उसकी संरचना बनाते हैं अपने मन में, अपने बुद्धि में, उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। और ये जीन पियाजे ने इसको स्कीमा या मनोबंध कहा है। तो इसका चौथा सही हो जाएगा। तो ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा है
प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर है यानी इंद्रिय गामक अवस्था है उसमें 0 से 2 वर्ष तक का आयु होता है बच्चे का, और 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल यानी इस स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें 7 से 11 वर्ष तक की बच्चों की आयु होती है। और जो चौथा है 11 से अधिक होता है या 11 से 16 कह सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक अवस्था। इसमें जो पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, इसमें जो है सेंट्रेशन इन थॉट होता है कि बच्चे जो है क्या इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्टेज में किसी चीज पर, किसी घटना पर सोच रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरीके से उसमें सोच पाते हैं, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग जो उसका विकास अभी नहीं हुआ रहता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। तो बच्चे के सोच में केंद्रीकरण होता है, यानी कोई चीज लंबा है या बड़ा है तो सिर्फ उसके एक पक्ष को देख पाएंगे कि वो चीज बड़ा है या लंबा है। इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सभी, जब ये ऐसा कुछ कठोर टाइप का ऑप्शन आ जाता है तो उसे हम लोग नहीं मान के चलेंगे, उसको नेगेटिव मान के चलेंगे, तो ये नहीं होगा। सभी संस्कृतियों में समान नहीं होता है, हर जगह की संस्कृति, कल्चर जो है, सिविलाइजेशन है, जो सोसाइटी है, हर जगह का कस्टम कल्चर अलग है, इस वजह से ये नहीं होगा। विकास केवल, अब देखिए यहाँ पे केवल आ गया, ये ऑप्शन ऐसे ही हम लोग हटा देंगे। केवल जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा, इसमें भी है तो ये 2 ऑप्शन ऐसे हट गए, और यहाँ पे सभी है तो सभी स्थिति में सब कुछ सही नहीं होता है, हर स्थिति में अलग अलग चीजें होती हैं, ये हट गया। तो विकास बहुआयामी होता है, तो ये सही हो जाएगा। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जो हमारा विकास होता है वो बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक, तो पहले तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसरी ऑर्गन से बच्चे सीखते हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनका जो विकास होता है वो संवेदिक यानी सेंसेस के थ्रू होते हैं, यानी छू करके, देख करके, ऐसे उन लोग का विकास होता है, और सुन करके। तो पहला संवेदिक ये सही है। दूसरे नंबर पे मूर्त आ जाएगा, यानी मूर्त यानी कंक्रीट, यानी जो बच्चे देखते हैं उसके बारे में अपना एक थिंकिंग बनाते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, तो वो मूर्त हो जाएगा। फिर अमूर्त आता है, यानी जो नहीं देख रहे हैं उसके बारे में भी वो तर्क कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये तीसरा अमूर्त हो जाएगा। तो ये पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यह है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इसका पहला हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो ये ऑप्शन गलत है कि जो भी प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं बच्चों की, वो बाधा नहीं होती है, बल्कि वो और अच्छा मौका होता है कि टीचर अच्छे से प्लान बनाए और अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं, इसमें हम लोग समूह नहीं बनाएंगे कि कौन किस तरीके से, किसकी क्या एबिलिटी है, समूह नहीं बनाना है, ग्रुपिंग नहीं करना है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, हाँ ये सही है कि जब कई तरह के बच्चे हमारे क्लास में होते हैं जिनकी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्लान बनता है अधिगम प्रक्रिया में, अध्यापन के लिए जो भी प्लान बनता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो वो क्या उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम जानते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके के हैं, उनका जो योग्यता है, जो इंटरेस्ट है वो अलग तरीके से है, और किस तरह से कौन सीख पाएगा, अगर कोई देखने में सक्षम नहीं है तो वो कैसे सीखेगा, कोई सुनने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाए जिससे अच्छी बेटर लर्निंग हो सके, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि उस हिसाब से लेसन प्लान बनाया जाए, क्लास का प्लान बनाया जाए। तो ये चौथा सही हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि प्लान कैसे बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? पहला, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तीसरा, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना।
तो ये सही बात है कि जब एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लास है तो उसमें क्या करना चाहिए, बच्चे का जो जो सामर्थ्य है, हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल है, तो उन्हें ऐसे मौके देना चाहिए कि वो अपना जो है विकास कर सके, अपने योग्यता अपने एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, जो भी उनका लक्ष्य है उसमें, तो अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और उन्हें मौके ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे को मौका दिया जाए कि वो अपने स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल को अधिकतम कर पाए, मैक्सिमम कर पाए। तो ये चौथा सही हो जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो देखिए, पहले हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते थे या विकलांग बोलते थे, लेकिन ये जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, इसके अनुसार जो है हम लोग विकलांग या ऐसा हैंडीकैप्ड नहीं बोलेंगे, जबकि इन्हें बोला जाएगा डिफरेंटली एबल्ड, जो अलग तरह से योग्य है उन्हें ये शब्द, तो उन्हें उसको ये शब्द दिया गया कि शारीरिक दिव्यांगता, यानी जो जिनके पास दिव्य अंग हैं। ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। जो अलग तरह से योग्य है या फिर जिसके पास दिव्य अंग है उसे बोलते हैं शारीरिक दिव्यांगता। ठीक है, 2016 के अनुसार अब ये बोला जाएगा। अगला है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए ये पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं, इसका तो यूज हम लोग कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, तो ये तो सही है। इस पर पूछा है नहीं, तो नेगेटिव ऑप्शन हम लोग को खोजना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, तो ये भी सही है। तीसरा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो ये भी सही है कि हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से प्लान बनाया जाए, शैक्षिक प्लान, एजुकेशनल लेसन प्लानिंग, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, देखिए ये नहीं करना चाहिए, कभी भी जटिल संरचना का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लास में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें जो गलत है वही सही हो जाएगा। चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सृजन, ये देखिए गलत यहाँ पर लिखा गया है, ये सृजनात्मकता होगा। ये जो ऊपर जॉ के ऊपर ये है, ये 100 पे रहेगा, नीचे रहेगा। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं क्लास में, ऐसे हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हर चीज़ को अपने अलग तरीके से, जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू वो अलग तरीके से उपयोग करके और क्रिएटिविटी करते हैं। उसको कैसे हम लोग क्लास में पहचान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, तो नहीं ये नहीं सही है, लो कंप्रहेंशन नहीं होता है, बल्कि जो सृजनात्मक बच्चे हों उनका हाई कंप्रहेंशन होता है, उनकी समझ शक्ति ज़्यादा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ ये सही है, लेकिन अगला देख लेते हैं। हाइपर एक्टिविटी, नहीं तीसरा भी नहीं सही। जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी होते हैं वो सही से अपना काम और ध्यान लगा नहीं पाते हैं क्लास में या किसी भी काम में, तो वो सृजनात्मकता के श्रेणी में नहीं आएंगे। चौथा, असतर्कता, इन अटेंटिवनेस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो है डाइवर्स थिंकिंग, डाइवर्जेंट, ये जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, वो एक ही टॉपिक पे कई तरीके से सोचते हैं। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो एक ही टॉपिक पे, एक ही प्रॉब्लम पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकाल पाते हैं। जबकि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, अब सारी थिंकिंग, वो हर पक्ष को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच से, हर तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो हम लोग, अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो एक प्रॉब्लम पे कई सारे सोल्यूशन देता है, कई तरह से सोचता है, तो हम लोग ये जान पाएंगे कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है और उसको अच्छे से पढ़ाने पे, ध्यान देने पे वो बहुत अच्छा करेगा अपने एजुकेशन सिस्टम में और हर किसी फील्ड में, जिस भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है। तो ये दूसरा सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी इसमें ये कहा गया है कि जब कई, देखिए हमारे क्लास में सिर्फ एक ही जाति के या एक ही धर्म के लोग नहीं होते हैं, बल्कि कई समुदायों के लोग होते हैं। इसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों को, जब और ये विविध जो बैकग्राउंड होता है वो सबका, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो इस तरह से जो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं हमारी क्लास में, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए संबोधित करने के लिए क्लास में, जब भी वो कुछ पढ़ाते हैं या कुछ बात कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, हम लोग डाइवर्सिटी से रिलेटेड बातों को टालेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा।
दूसरा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तीसरा, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नहीं तो ऐसा कुछ हम लोग नकारात्मक चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, ऐसे फैक्ट्स को शामिल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे बच्चों को रूढ़िबद्ध बनाए, उनकी थिंकिंग को मजबूत करे, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को। तो ये गलत है। और नहीं, ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हमारा काम ये है कि जब कई सारे बैकग्राउंड के बच्चे हर क्लास में होते ही होते हैं, तो उसमें क्या करना है कि जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, तो हर तरह से, जैसे कि अगर हम लोग किसी त्यौहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी धर्म का दे रहे हैं, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का एग्जाम्पल दें। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर पक्ष से, अगर कोई गरीब है, अमीर है, हर जाति का, हर जगह का अलग अलग समुदाय है, सोसाइटी है, और जो बैकग्राउंड है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, किसी के पापा ऑटो चालक है, किसी के पापा बस चालक है, तो हम लोग जब भी कोई एग्जाम्पल देंगे तो सबको ले करके विभिन्न उदाहरणों का हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाते हुए, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फोर्थ है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा। देखिए, हम लोग क्लास में बच्चों में डर का भावना पैदा नहीं करेंगे, इससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं और फिर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये चौथा तो ऐसे ही गलत है। और हमेशा जो है कि एनालॉगी काम नहीं आती है। बढ़ावा ठीक है कि किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जनरलाइज करके अगले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम में एक ही चीज़ें काम नहीं आती हैं, तो ये भी नहीं होगा। और अटल प्रक्रिया, जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है, अटल, केवल, कठोरता, पनिशमेंट और जैसे डर की भावना, ये सब जो है नेगेटिव शब्द हैं, तो इसको हम लोग ऐसे शब्दों को देखेंगे तो उसको ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हम लोग निष्कासित कर देंगे ऐसे ऑप्शन को। तो इसका पहला जो है सही हो जाएगा। जब भी समस्या समाधान के लिए बच्चों को सुसाध्य करना हो, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब वो प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे, तब उनकी जो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, किसी भी समस्या पर वो अलग तरीके से सोच पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो पहला है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? जो मोटिवेशन है सीखने के लिए बच्चों के अंदर, वो कैसे कायम रखा जा सकता है? तो पहला है, बच्चे को दंड देकर। देखिए, दंड देकर बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता है। और आजकल एक नियम आ गया है कि बच्चों को हम लोग पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। ये पहला गलत है, क्योंकि बच्चे जब डांट सुनते हैं और मार खाते हैं क्लास में, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर वो सीख नहीं पाते हैं। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तीसरा, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। देखिए, ये जो रोट मेमोराइजेशन है इंग्लिश में, और ये यंत्रवत याद करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सारे की वर्ड्स हैं। जिस भी ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे, रोट मेमोराइजेशन या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। और आसान क्रियाकलाप नहीं रहेंगे। देखिए, कोई बच्चा अगर किसी क्लास में है तो हर क्लास का एक लेवल होता है, तो हम उसी लेवल का सभी बच्चों को सिखाना है, तो उसी लेवल का हम लोग एक्टिविटी देंगे। नहीं कि ऐसा नहीं है कि क्लास 5 का है तो उसको LKG का होमवर्क देंगे या क्लास वर्क देंगे, उसके बच्चे की लर्निंग एबिलिटी पर प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा भी गलत है। और दंड तो हम लोग देंगे नहीं, ये भी नेगेटिव है। तो ये जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ये हमारा सही हो जाएगा कि जो लक्ष्य है बच्चों को, जो है जिस भी फील्ड में उनकी मास्टरी है, तो उस पर हम लोग उनको लक्ष्य बनाने को कहेंगे और कहेंगे कि उस पर वो काम करें। इस वजह से वो मोटिवेटेड रहेंगे जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। तो ये सही हो जाएगा दूसरा। अगला है शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों का क्लास में सीखने में? पहला देख लेते हैं ऑप्शन, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम डरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं बहुत ज़्यादा, या शर्माते हैं या गुस्सा करते हैं, तो हमारा जो कॉग्निशन, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, तो हर चीज़ का, हर एक पक्ष का हमारे संज्ञानात्मक विकास पे, हमारी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है।
तो इसमें पूछा है कहा है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा है कि का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर बहुत ज़्यादा कोई शर्माता है, क्लास में बोलता नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए क्लास में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए और जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए, उचित क्वेश्चन जो भी आए वो टीचर से पूछ लेना चाहिए। नहीं तो फिर आगे चल के ऐसे आदत हो जाती है, फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, हमेशा शर्माते रहते हैं और पूछते नहीं है टीचर से, और बाद में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इस वजह से क्लास में किसी भी लेवल का क्लास हो, किसी भी चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, हर जगह बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए और अपने क्वेश्चन को पूछ लेना चाहिए। जो नहीं आता है वो पूछ लेना चाहिए। कुछ बच्चे शर्म के मारे पूछते नहीं है, तो उसका जो है हमारे लर्निंग पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो ये दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? यानी जो हमारा इफेक्टिव मोड कौन सा है टीचिंग लर्निंग का? इसका पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत। देखिए पहले भी मैंने कहा था कि जहाँ पर रोट मेमोराइजेशन आएगा या याद करने का आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ये सही बात है कि जब भी हमें पढ़ाना चाहिए तो क्या संबंध है किसी कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट में, उसका एक दूसरे से क्या संबंध है वो खोजना चाहिए। इससे बच्चों का जो लर्निंग है वो बहुत अच्छा होता है और इफेक्टिव होता है। तो ये दूसरा इसका सही हो जाएगा। तीसरा जो है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। नहीं, बिना अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं किए हैं और फिर उस पर अवलोकन कर रहे हैं कि ये है वो है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये गलत है। और नकल करना, दोहराना, तो ये भी ये प्रभावशाली नहीं है। नकल करता है बच्चा तो कुछ सीखता नहीं है, जबकि जब वो बच्चा खुद संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और किससे किस टॉपिक का क्या संबंध है वो सोचेगा। और टीचर का भी काम है कि वो एक्सप्लोर करे इस चीज़ को कि किससे क्या रिलेशन है, बच्चों से लिंक जोड़ने की कोशिश करें, तो वो सही रहता है। तो ये इफेक्टिव है, तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण? पहला, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। नहीं, दंड देने के लिए हम लोग किसी का एरर या किसी की गलती चेक नहीं करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो ये भी ठीक है कि त्रुटियों की समझ मतलब करने के लिए कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये जानना आवश्यक है। लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। नहीं, अलग नहीं करना होता है, बल्कि ये होता है कि क्या क्या बच्चे त्रुटि कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, ये करना होता है। बच्चों को अलग अलग बैठाना नहीं होता कि जो गलती कर रहा है उसको एक साइड बैठा देंगे, जो नहीं कर रहा है उसको एक साइड बैठा देंगे। ये तीसरा गलत है। चौथा, अधिगम केवल। तो देखिए जहाँ भी केवल आ गया वो वैसे भी गलत हो जाता है, फिर भी पूरा हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेंटेंस है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रुटियों पर ही डिपेंड करता है अधिगम, तो ये भी गलत है, केवल आ गया वैसे भी। तो ये जो दूसरा है इसका सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ, जब टीचर ये जान जाते हैं कि क्या क्या त्रुटियां बच्चे कर रहे हैं, क्या क्या गलती कर रहे हैं सीखने में, क्या क्या एरर हैं, तो फिर उसमें सुधार करने में सही हो जाता है। और जो प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बहुत हेल्प करता है। जब टीचर जान जाते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ किस लेवल तक गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारने में टीचर काम करते हैं। ये दूसरा सही हो जाएगा, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। कब कठिनाई होती है बच्चों को सीखने में? तो देखते हैं। पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखिए जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से जब वो मोटिवेटेड होते हैं, तो वो फिर उनके लिए आसान हो जाता है सीखना, तो ये नहीं होगा। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो ये भी सही है कि अगर सामाजिक संदर्भ में होता है, सोशली कंस्ट्रक्चुअलाइज्ड होता है, तो ये सही रहता है। तो ये कठिनाई पूछा है तो ये तो इजी हो जाता है। चौथा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। देखिए किसी भी जब विषय को हम लोग कई तरह से कई तरीकों से प्रस्तुत करते हैं मल्टीपल वे में, तो वो आसान होता है बच्चों को सीखने में। तो ये तीनों तो सीखने में ईजी
प्रोसेस है। तो पहला क्या है, कठिनाई कब होती है बच्चों को सीखने में, तो सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही टॉपिक से रिलेटेड एक ही कॉन्सेप्ट को हम लोग अलग अलग टुकड़ों में कई बार में बताते हैं तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते, उसका समरी नहीं बना पाते हैं, तो ये सीखने में कठिनाई होती है। अलग अलग टुकड़े में जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बच्चे उसको सीख नहीं पाते हैं अच्छे से और कठिन लगता है उन्हें। तो 23 का जो है ये पहला सही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम कब होता है उसमें, तो उच्च उत्तेजना, उच्च भय नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो हम लोग कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। और उच्च भय, हाई फियर, जब हम डरेंगे तब हमारा जो है लर्निंग जो है इफेक्टिव नहीं होता है, तो ये गलत है। और दूसरा है निम्न उत्तेजना, नहीं, हम अगर बहुत कम भी एक्साइटेड हैं सीखने के लिए और ना के बराबर हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तभी हमारा जो लर्निंग है वो सही से नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। हाँ, तो ये सही है कि जब हम बैलेंस वे में थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने पे क्या होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर हम सीख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये बैलेंस वे में कोई भी चीज़ करना चाहिए तो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये तीसरा सही हो जाएगा कि जो हमारा लर्निंग है वो बेस्ट स्टेट कौन सा है लर्निंग का, जब हम लोग बैलेंस, मॉडरेट, अराउजल, नो फियर, जब हम डरते नहीं हैं और जो हमारा एक्साइटमेंट है वो मॉडरेट होता है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, ये सुझाव नहीं देता है, बच्चों की भूमिका होती है, वो अपना जो भी नॉलेज लेकर के क्लास में एंटर करते हैं तो उनका जो भी प्रीवियस नॉलेज है तो वो हेल्प करता है ज्ञान की संरचना में, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा अडल्ट पर डिपेंड रहते हैं, तो ये भी गलत है। हाँ, तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात सही है कि जो है अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वो ये कहता है कि बच्चे जो भी दुनिया से, जो भी उनका अनुभव है, उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो भी एग्जिस्ट करती हैं और नया इन्फॉर्मेशन जब वो कोई पाते हैं तो उससे उसका लिंक जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं अपने ज्ञान की संरचना में, जो भी उनके अंदर एक्सपीरियंसेज हैं उसको ले करके सक्रिय भूमिका वो निभाते हैं। तो तीसरा उसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो ये पहला हो जाएगा, अधिगम जो है योग्यता सुधार्य है, यानी एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ये पहला सही हो जाएगा इसका। ये तीनों ऑप्शन देखिए, योग्यता अटल है, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है कि हम यहाँ तक योग्य हैं, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान, हर कोई, हर जीव अपने लाइफ लॉन्ग वो लर्नर है और वो हमेशा सीखता रहता है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, हम जब चाहें तब सीख सकते हैं किसी भी एज में, किसी भी स्टेट में। तो ये पहला सही है, ये गलत हो गया। तीसरा है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, जब भी हम ट्राई करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है, तो ये गलत है। और असफलता अनियंत्रित है, ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित है, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करके, सीख करके अपने को सक्सेस कर सकते हैं। अनियंत्रित कुछ नहीं होता है, कंट्रोल किया जा सकता है चीज़ों को, आदतों को। पहला सही है, ये तीनों गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही करने में कौन सा जो है सहायक है। पहला, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, तो ये गलत है, बच्चों में हम कंपटीशन के लिए नहीं प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, नए कॉन्सेप्ट को ये करने के लिए सिर्फ जो बुक में दिया गया है उसका यूज नहीं किया जाता है। बारंबार परीक्षाएं, देखिए परीक्षा लेने से ज़्यादा बच्चे ना बहुत ज़्यादा सीखते नहीं हैं, जब उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, उनकी समझ विकसित नहीं रहेगी, तो हम परीक्षा लेकर के करेंगे क्या। और जल्दी परीक्षा लेने से ऐसा नहीं है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे और डर जाते हैं और कम सीखते हैं। ये तीनों गलत है। चौथा है, अन्वेषण और संवाद, देखिए जब भी हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो किसी भी स्टेज का बच्चा हो, किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें जानते हैं और उसको बोलते हैं और वो गलत होता है तो सामने वाला सुधार करके बोलता है और हमें बताता है, तो जो इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी करते हैं, संवाद करते हैं, तो उससे जो हमारा संकल्पनात्मक समझ,
यानी जो हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बात करने से, डिस्कस करने से वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य। देखिए प्राइवेट स्पीच के बारे में बोला गया कि जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है, किसी और से नहीं, जबकि हम लोग भी जब छोटे थे या अभी भी जब हम लोग अपने आप से बात करते हैं, कोई काम करते हैं तो अकेले में धीरे धीरे बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसको लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट वाक बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है। ये एक टॉपिक है, लेव वाइगोस्की ने इसको दिया था। इसको व्यक्तिगत वाक बोला जाता है। जब बच्चा ये क्या करता है, हमारे कॉग्निशन में इसका डेवलपमेंट होता है, जो हमारी समझ शक्ति है वो बढ़ती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, अपरिपक्वता नहीं होती है बल्कि संज्ञानात्मक परिपक्वता आती है। तो ये हमारा पहला गलत है। दूसरा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, तो ये सही बात है कि ये इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम जब करते हैं और खुद से बड़बड़ाते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो हम सेल्फ रेगुलेशन स्टेट में रहते हैं, यानी हम कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं कि किसी काम को कब किस तरीके से किया जाए। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन पद्धतियां उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, लेबल देने के लिए नहीं करते हैं। दूसरा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, नहीं, ग्रुप बेस्ड हम लोग कोई ग्रुप ऐसा नहीं, एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो ये भी गलत है। ग्रुप बनाने के लिए इवैल्यूएशन हमारा नहीं होता है। तीसरा है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो ये सही बात है कि जब इवैल्यूएशन होता है तो कौन से बच्चे का अगर कम नंबर है तो क्या प्रॉब्लम है, सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। मूल्यांकन करने का यही मतलब होता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है और क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इसको जानना और उस हिसाब से क्लास में फिर से पढ़ाना, ताकि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस में डेवलपमेंट हो सके। ये तीसरा इसका सही हो जाएगा। और ये पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाएंगे उनको पुरस्कार देने के लिए इवैल्यूएशन होता है। हर बच्चे का इवैल्यूएशन होता है और उनकी प्रॉब्लम को जानने के लिए कि सीखने में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, फिर इसको सुधारने के लिए और क्या क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसका पहचान करने के लिए। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो बच्चों का डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे का, हर किसी का। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। जो बच्चों का विकास है और उनकी जो विभिन्नताएं हैं, हर कोई अलग अलग है, अलग तरीके से, तो किस पर, केवल आनुवंशिकता पर। देखिए जहाँ जहाँ ये केवल आ गया ना, वो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये पहला दूसरा ऐसे ही खत्म। और तीसरा है, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। देखिए हमारा जो विकास है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंड ही करता है। पहला ये कि हम अपने माँ बाप के, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का प्रोडक्ट होता है, तो आनुवंशिकता अपने माँ बाप से जो भी वो अर्जित करता है एज ए चाइल्ड, तो वो आनुवंशिकता का ही प्रभाव होता है, यानी उसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। तो कोई चीज़ें जेनेटिक होती हैं तो वो अपने माँ बाप का होता है, अपने घर का ही होता है, और पर्यावरण का होता है। और एक होता है पर्यावरण, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये इन दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे हर चीज़ पर। तो ये भी गलत है, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये गलत है। चौथा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये चौथा इसका सही हो जाएगा कि जो हमारा व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं, वो जो है विभिन्नताएं हैं, वो हमारे आनुवंशिकता और हमारा इन्वायरमेंट का जो पारस्परिक संबंध है, इसके वजह से उस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। जो बच्चों का विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ये आज हमारा 30 क्वेश्चन हो गया है सीडीपी का। ये तीसरा या चौथा वीडियो है सीडीपी का। आप लोग इसके पहले जितने सारे ईवीएस के दो वीडियो हो गए हैं, हिंदी पेडागॉजी, मैथ्स, इंग्लिश,
सोशल साइंस स्ट्रीम का सारा जो है सीटेट का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, उसको आप लोग जा करके देख लीजिए। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे वीडियोज में एलिमिनेशन मेथड को, क्या क्या कीवर्ड्स है उसको बताया गया है, और हर क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, सब चीज़ों को बताया गया। उसको आप लोग जा करके चैनल पर देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन सीडीपी का आज हो गया। ये 2021 का पेपर 1 है, और इसके कम से कम 6-7 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो तो 2-3 सालों में पूछे गए हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा सारे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।